पीछे एक प्रत्यक्ष चुनाव संघर्ष समिति जिसमें इंसो, एनएसयूआई, आईसा, एसएफएस, एसएफआई, जीबीएसयू समेत 16 ऐसे संगठन थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छोड़कर तमाम संगठनों ने, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में राजनीति करते हैं, उनने सरकार से इस बात की मांग की थी कि चुनाव प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष ना हो, डायरेक्ट इलेक्शन हो, लिंग 2 कमेटी के हिसाब से हो, सरकार समय रहते कैलेंडर जारी करे, उसका बजट एलोकेट करे। अब मैं इस बात के बैकग्राउंड में तो नहीं जाऊंगा, उसमें लंबा अरसा भी लग जाएगा कि कैसे कैसे ये हरियाणा में संघर्ष रहा है। आप सब बातों से वाकिफ हैं, आप सब हरियाणा को निरंतर कवर करते आए हैं। सरकार ने जो पीछे कमिटमेंट किया था कि हम स्टूडेंट इलेक्शन करवाएंगे, स्टूडेंट इलेक्शन तो हम भी मानते हैं कि सरकार करवाए, मगर उसको करवाने के लिए समय रहते यूनिवर्सिटीज को इन्फॉर्म करना आवश्यक होता है, फिर कैंपेन के लिए भी समय आवश्यक होता है। इसको सारी व्यवस्था को चलाने में, क्योंकि 350 कॉलेजेस हैं, 14 यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा में, और कई लाख विद्यार्थियों के भविष्य, उनके डेमोक्रेटिक राइट से जुड़ा मामला है। इस सारी व्यवस्था को करने में भारी पुलिसिया बल, सुरक्षा के इंतजाम और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, क्योंकि बैलेट्स तैयार किए जाएंगे, बैलेट बॉक्सेस तैयार किए जाएंगे, बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की ड्यूटी लगेगी। इस सारी व्यवस्था को, मेरा कहने का मतलब यह है कि करने के लिए अब समय बीतता जा रहा है और एक भी कदम सरकार ने पिछले 20 फरवरी के बाद अब तक एक भी कदम उस पर आगे नहीं बढ़ी है। सरकार कैबिनेट में इसको मंजूर कर करके ये तो जरूर कहा कि हम इलेक्शन करवाएंगे, मगर उसके बाद भी अभी तक जो सरकार का रुख होना चाहिए था वो नहीं है। मैंने टेलीफोनिकली सभी लोगों से, जो 16 ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, कि हमारे रैली थी 25 को और 25 की रैली के कारण वो मीटिंग दोबारा नहीं हो पाई प्रत्यक्ष समिति की, तो मैंने पिछले 2 दिनों में सबसे टेलीफोनिकली बात कर करके और कॉन कॉल पे हमने एक फैसला लिया कि हम 8 तारीख तक का इंतजार करेंगे। अब यह सरकार के लिए अंतिम चुनौती है, क्योंकि मेरे जैसे 8 अक्टूबर तक हजारों एक्टिविस्ट ऐसे हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जिनका पिछले 22 साल का ये सपना है, और हम सरकार से खैरात और भीख नहीं मांग रहे। हमने इसके लिए संघर्ष किया है, हम जेलों में गए, हमने लाठियां, डंडे, पुलिसिया बल का सामना कर करके अपने राइट्स के लिए इस लड़ाई को लड़ा है। सरकार सिर्फ इस बात की एवज में कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनकी उम्मीद अनुसार हरियाणा में मजबूत नहीं हो पाई, यानी राइटिस्ट पॉलिटिक्स के लोग नहीं मजबूत हो पाए, या उनकी एक्सेप्टेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं हो पाई, सिर्फ इसकी एवज में वो हमारे राइट्स, हमारे से कमिटमेंट करके भी अगर उससे वादा खिलाफी करेंगे और पीछे मुकरेंगे, तो फिर हम 8 तारीख को बड़ा फैसला लेंगे, जहां मैंने जो टेलीफोनिकली सभी साथियों से बात की है, सभी का यह कहना है कि हम 8 तारीख के बाद चाहे हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम को चोको ब्लॉक, यानी उसको ठप करने की बात, सरकार को यह दिखाने की कि हम सब एक हैं, और यूनिवर्सिटी के गेट पे ताला लगाकर हरियाणा की 14 यूनिवर्सिटीज को चाहे बंद करने की बात हो, चाहे फिर सड़कों पे उतरकर इसके खिलाफ बड़े एजिटेशन चलाने की बात हो, और यहां तक कि जैसा हमने पिछली बार किया था
कि मैं और मेरे अन्य साथी अनिश्चितकाल हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए थे, जिसकी बदौलत सरकार को झुकना पड़ा था। अगर सरकार 8 तक फैसला नहीं लेती तो फिर हम निश्चित तौर पर ही बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। इस बात के लिए मैं आपके माध्यम से ये बात जहां सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं 12 की 12 जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, 2 माइनर यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा में, उनमें विद्यार्थियों से मिलकर के आया हूं, स्कॉलर्स से मिलकर के आया हूं। सभी का एक ही कहना है, यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी जो स्टूडेंट राइट्स के लिए इस बात के पक्षधर हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, सभी का यह कहना है कि अगर सरकार मांगने से ना दे तो फिर इसी प्रजातंत्र में हमें अपने हक छीनने अगर पड़ेंगे तो फिर उसके लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। इसलिए मैं सरकार के लोगों से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से फिर कहूंगा, 22 साल पुरानी इस लड़ाई को वो इतना कमजोर मत समझें। और मैं आज आपके माध्यम से ये जरूर कह सकता हूं, मैं कोई ज्योतिष पंडित तो नहीं हूं, मैं इतनी भविष्यवाणी जरूर कर सकता हूं कि अगर मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर सेंसिटिव नहीं हुए, संजीदा नहीं हुए और वो फैसला नहीं ले पाए तो शायद ये उनकी सरकार और इस सरकार के भविष्य को लेकर के जो है उनके ताबूत की आखिरी कील होगी। मैं फिर से हरियाणा के स्टूडेंट से ये मांग करता हूं कि हम सब 8 तारीख तक का इंतजार करें। हमारे राइट्स जिनको लेकर के हम बहुत लंबे अरसे से संघर्ष करते आए हैं, और ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का विषय नहीं है, ये लोकदल का, इंसो का नहीं है, ये एनएसयूआई का नहीं है, ये एबीवीपी का नहीं है, ये हरियाणा की नौजवान पीढ़ी को राइट टू स्पीच, राइट टू इलेक्ट, उनके फंडामेंटल राइट्स को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। मैं जब भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो खानपुर में है, जब वहां इंटरेक्ट कर रहा था गर्ल से, तो बड़ी हैरानी हुई किस प्रकार जेल जैसे और जेल से भी बदतर हालात में जिस यूनिवर्सिटी को हम ये कहते हैं कि ये हरियाणा की शान है, वहां पर रखा जाता है। उनके हाइजीन को लेकर के बड़े इश्यूज हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर मैं स्वयं 3 घंटे जब वहां गेट पे खड़ा रहा, वहां पर हरियाणा रोडवेज की कोई फैसिलिटी नहीं है। किस प्रकार उनको ऑटोज के अंदर 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दिल्ली जैसे शहरों में तो हम कहना बहुत आसान है, पर वहां जाकर जब हम इस बात को महसूस करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन जब होगा तो स्टूडेंट्स अपनी बात मनवाने में कामयाब रहेंगे। इसलिए मैं इंसो के माध्यम से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही कहकर के आपसे इजाजत लूंगा। उसके बाद आपके प्रश्न होंगे, उनका जवाब जरूर देंगे कि हम 8 तारीख तक सरकार को समय दे रहे हैं। 8 के बाद हम 8 ही तारीख को शाम को चंडीगढ़ के अंदर सभी 16 ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग बुलाकर, और भी जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहें उनको भी हम उसमें सम्मिलित शामिल कर और फिर बड़ा फैसला चंडीगढ़ से लेकर और इस सरकार से ईंट बजाने का काम, जो संघर्ष समिति है प्रत्यक्ष चुनाव की और जिसके एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज प्रदेशाध्यक्ष हैं और उसके चेयरपर्सन हैं समिति के, उनकी अगुवाई में इसको लेकर के जाएंगे। आप सब आए, आपने ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि आज का नहीं, बड़े लंबे समय से इस लड़ाई को आप कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं। मैं फिर से आपका आभारी हूं। धन्यवाद। मैंने कहा कि स्टूडेंट आंदोलन में 1977 का आप इतिहास उठा करके 70 के दशक का इमरजेंसी के दौर का देखें तो स्टूडेंट्स जब सरकार के खिलाफ आग बबूला हुए थे तो देश में बड़ी क्रांति खड़ी हो गई थी। हम पिछले लंबे अरसे से, फिर कह रहा हूं कि हम अपने राइट्स मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, और फिर ये स्टूडेंट अगर सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया तो फिर सरकार को चलता करके दम लेगा। मतलब अगर सरकार ने 8 तारीख तक आपकी फैसला आपके हाथ में नहीं दिया तो अब सरकार के खिलाफ आप दोनों साथ मिलकर सभी लोग एक यूनाइटेड फ्रंट पे एजिटेशन, एक बड़ा एजिटेशन, स्टेट वाइड एजिटेशन शामिल है उसमें। एबीवीपी शामिल नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हम शुरू से इनवाइट करते आए हैं
क्योंकि वो भी डायरेक्ट इलेक्शन की हरियाणा में पक्षधर रही थी, मगर सरकार के कहने के बाद उन्होंने उस बात से अपना मुंह फेर लिया। तो इसलिए हमने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी इस कमेटी में पारित किया, और अभी भी हम उनसे उम्मीद करते हैं कि अगर वो सब इसमें शामिल होना चाहें तो वो इसमें शामिल हो, क्योंकि फिर मैं कहता हूं ये एक ऑर्गेनाइजेशन का विषय नहीं है, ये स्टूडेंट्स का और उनके राइट्स की बात है, जिसमें हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति कि हम उनकी इस लड़ाई को लें। अगर आप सफल होते हैं अपने इस कार्य में, तो आगे हम क्या सोचें कि अगर चुनाव में आप जाते हो तो किसी पार्टी के साथ जिसके साथ अभी उतर रहे हैं, एसएफआई के साथ या आईसा के साथ, गठबंधन में क्या चुनाव लड़ेंगे आगे जाके, या फिर इनसो अपने दम पे चुनाव लड़ने में सक्षम है? इनसो हरियाणा प्रदेश में ये तो तय है कि सबसे बड़ा छात्र संगठन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अगर हरियाणा में जाकर के देखें और आप पता लगाएं, मैं तो अगर मुंह मियां मिट्ठू बनूंगा तो निश्चित तौर पे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों खराब कहूंगा, मैं तो अच्छा ही कहूंगा। मगर अगर मीडिया के लोग इस बात का एहसास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इस बात का पता चलेगा कि इनसो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बात जहां तक अलायंस की है, राजनीति में जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब बात आती है तो निश्चित तौर पर अलायंस होते हैं, और लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनके साथ क्यों नहीं अलायंस होने चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। आज आईएनएलडी और बीएसपी का अलायंस हुआ है, और अंबेडकर फ्रंट के जो लोग हैं, क्योंकि बीएसपी की कोई स्टूडेंट विंग तो नहीं है, तो वो हमारे साथ आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस लेवल पर भी अलायंस होगा और संगठनों के साथ भी अलायंस होगा। हम उन लोगों के विरोधी हैं जो गाय के नाम पर, गीता के नाम पर, सरस्वती के नाम पर और राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स कर करके जाति धर्म के अंदर जो है हमें जकोड़े रखें, उससे बाहर नहीं निकलने देते। गरीब, किसान, मजदूर, कमेरा, दलित, पिछड़ा, ये एक सोच के लोग एक हों, क्यों ना इस स्तर पर भी एक हों। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं। सरकार इलेक्शन क्यों नहीं होने देना चाहती है? देखिए, ये 2006 में लिंगदो की रिपोर्ट पर मोहर लगी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद हुड्डा जी हरियाणा में 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे, और हुड्डा जी के बेटे दीपेंद्र जी हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपेन करने हर साल आया करते थे, और मुझे भी अवसर मिलता था जाने का। तो वो हर साल यही कहते थे कि आप एनएसयूआई को जिताइए और हम हरियाणा में भी इनको बहाल करेंगे। मगर वो 10 साल बीत गए। उसके बाद 2014 में जब इलेक्शन आए हरियाणा में, सो आईएनएलडी वाज द फर्स्ट पार्टी जिसने अपनी मैनिफेस्टो में इसको जगह दी, और बड़े अक्षरों में आप हमारा पहला पन्ना खोल करके देखेंगे, उसमें हमने लिखा कि हम 24 घंटे के अंतरकाल में कैबिनेट की मीटिंग और नोटिफिकेशन तक इस पे जारी करेंगे। देखो देख संकल्प पत्र जब बीजेपी का आया तो उसमें भी इसका जिक्र हुआ। सरकार बीजेपी की आई, मैं 3 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री जी से मिला था, और उनने मुझे अश्योर किया था कि हम पहले ही साल में चुनाव कराएंगे। उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि निरंतर किस प्रकार सरकार झूठ बोलती आई और स्टूडेंट संघर्ष करता रहा, और पीसफुल प्रोटेस्ट में लास्ट रिजल्ट यही होता है कि हम अनशन पर बैठ गए, और 109 घंटे के अनशन के बाद जब 10,000 विद्यार्थी जीजेयू के अंदर प्रांगण में बैठा था तो सरकार को झुक के सारी बातें माननी पड़ी। मगर फिर भी जिसकी नीयत में खोट हो वो सामने आ जाया करता है। सरकार ने अपना वादा एक बार नहीं तोड़ा, कई बार तोड़ा है, और सरकार अब भी कैबिनेट की मीटिंग 2 अगस्त को हुई थी जिसमें इसको मंजूरी दी, उसके बाद भी सरकार इसे प्रोलॉन्ग करना चाहती है, इससे बचना चाहती है, मगर हम इसे कतई मंजूर नहीं करेंगे। ठीक है। सब्सक्राइब करें।